हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका एक पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में किया था जिसके अंदर थी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, फिर वेजिटेटिव पार्ट्स जो पौधों में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। आप पहले वाले वीडियो के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज़ को इस चैप्टर के। फ्लावर के बारे में पढ़ा हमने देखा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, राइट। हमने देखा था रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से कौन कौन सी से होती है। एसेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहाँ रूट्स, शूट्स, फ्लावर्स, मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो बर्ड के बारे में पता लगा हमें, बर्ड एक्सिल, उसी कुछ डेफिनेशन आई थी यहाँ। और आइज की डेफिनेशन, कीवर्ड, और फिर लीफ के द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो देखा हमने। अभी हम करने जा रहे हैं बडिंग का टॉपिक, तो चलिए करते हैं, समझिए इसको अच्छे से। You have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. जो ईस्ट होते हैं, जिसे हम हिंदी में खमीर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, पिज्ज़ा बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए और मैदे की चीज़ें बनाने के लिए। ये क्या होते हैं? टैनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। ये कुछ घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अगर इन्हें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और साथ में इन्हें एक टेम्परेचर मिल जाए। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी ये यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ईस्ट। जब मैदा बनाते मैदे के अंदर हम इस ईस्ट को डालते हैं तो ये क्या करता है, उसे फ्लफी कर देता है, स्पंजी बना देता है। पिज्ज़ा है वो खाने में अच्छा लगता है। जो बेकरी इंडस्ट्री के अंदर ब्रेड होती है वो थोड़ी फ्लफी हो जाती है, गैस भर जाती है उसके अंदर CO2, जिसकी वजह से स्पेस बन जाती है और फिर वो खाने में अलग ही अच्छा सा टेस्ट लेकर के आता है। तो वहाँ इस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ईस्ट के लिए ये एक अच्छी बात है कि ये मल्टीप्लाई कुछ घंटों में होकर के खाने को टेस्टी कर देते हैं, गला चढ़ा देते हैं। गलाने चढ़ाने की वजह से वो ख़राब नहीं होता, सही हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। केक वगैरह जैसे आपने बनाया होगा या फिर मम्मी ने बनाया होगा, खाया होगा आपने, बेकरी में अंदर बना होगा, खाया होगा आपने। एक्टिविटी 12.3 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर from a bakery or a chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm part of the room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cells. आपको क्या करना है, एक ईस्ट केक लेना है या फिर ईस्ट पाउडर लेना है जो कि आपको बेकरी से या केमिस्ट शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अब आपको एक चुटकी ईस्ट लेना है और उसे एक कंटेनर में जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ हो उसके अंदर इसे डालना है। फिर उसके अंदर आपको 1 चम्मच चीनी
डालनी है और उसे अच्छे से हिलाना है जब तक कि वो उसमें घुल ना जाए। उसे फिर आपको कमरे में एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर गर्माइश हो, वार्मनेस हो, वार्मथ हो। 1 घंटे के बाद आपको एक बूंद उसके अंदर से लेकर के ग्लास स्लाइड के अंदर के ऊपर गिराना है और उसे माइक्रोस्कोप से देखना है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको पता लगता है उस स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं? आपको नज़र आएगा कि वहाँ उसके अंदर ईस्ट सेल्स है वो बन रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। डायग्राम देखिए, ये ईस्ट सेल है, यहाँ पर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और फिर उसकी शेप थोड़ी और बदलती है पहले वाले ईस्ट के जैसे, और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रही है, चेन सी नज़र आएगी इसके ऊपर। तो इसे कहते हैं बर्डिंग। बर्ड बन करके एक नया ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाता है। इसीलिए इसको बर्डिंग कहा गया है। The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and form a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. तो जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बनी है ईस्ट के अंदर, वो कहलाती है बर्ड। ये अब जो ये बर्ड है लगातार बढ़ेगी और फिर अपने पेरेंट सेल से, जिससे कि वो डेवलप हुई है, वहाँ से अलग हो जाएगी और एक नई ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि वो निकली है बिल्कुल वैसी। अब जो ये नई ईस्ट सेल बढ़ी है, मैच्योर हुई है, और फिर वो भी क्या करेगी, बढ़ करके मैच्योर हो करके कुछ और ईस्ट सेल्स उसी तरीके से बनाएगी जैसे कि वो खुद बनी थी। अगर ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहे, यानी कुछ टाइम उसको सॉल्यूशन को, मटेरियल को वैसे ही रख दिया जाए, तो बहुत सारी ईस्ट सेल्स उस वक्त बहुत कम टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम बर्डिंग, राइट। अब आगे फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है, जन्म देता है। फ्रेगमेंटेशन। You might have seen slimy green patches in ponds in other stagnant water bodies. These are the algae. आपने देखा होगा कि जो खड़ा पानी होता है तालाबों में, जोड़ में, या कहीं पर भी जहाँ पर पानी थोड़ा इकट्ठा रहता है, थोड़े टाइम के लिए भी रह जाए, तो उसके अंदर आपने ये हरे रंग की धब्बे से हरा रंग उसमें देखा होगा। पतला पतला सा पानी होता है जो कि ऊपर तैरता रहता है, हरे रंग का। स्टैगनेंट का मतलब होता है गलता सड़ता पानी। गलते सड़ते वाटर बॉडीज के अंदर आपने ये सब चीज़ देखी होगी, हरे रंग की पैचेस, इन्हें कहते हैं एल्गे। ये देखिए, ये एल्गी के कुछ पिक्चर है। जो पानी इस तरह से खड़ा रहता है, वो गंदा सा हरे रंग का मटेरियल, यहाँ पे तालाबों में, खड़े पानी में, कहीं पर भी, है ना। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation.
An algae breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. तो जब इसको पानी, एल्गी को पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे तो ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। जो एल्गी है वो दो या ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाती है। फिर जो ये टुकड़े हैं ये भी फिर न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और एक बड़ा एरिया थोड़े ही टाइम के अंदर इससे कवर हो जाता है। एल्गी तो वहाँ पर भी बनती है, जैसे हमने कूलर के अंदर पाइप लगा रखा है तो पानी अपने आप ही उसके अंदर भरता रहता है। स्टॉपर भी लगा हुआ होता है, तो जब गर्मियों के बाद सर्दियों में उसे अलग करके रखते हैं तो उसको पानी को निकालते हैं तो बहुत सारी एल्गी उसके अंदर बनी हुई होती है। राइट, देखा होगा आपने भी इस चीज़ को। तो ये वो प्रोसेस है जिससे कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एल्गी अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, रिप्रोड्यूस करती है। राइट, आगे कीवर्ड्स कोई अगर मिलते होंगे एग्जैक्ट तो हम उसको कीवर्ड्स मार्क कर लेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद अब हम कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इन चैप्टर 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in cotton-like masses on the bread. When spores are released, they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distances. अब वो कोई एक्टिविटी थी जिसके अंदर कि हम खाने को, रोटी को थोड़े टाइम के लिए अंधेरे में रख देंगे और गीला करके रखेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर फंगस बन जाती है। ये देखिए, जैसे ये फंगस लगी हुई है ना, खाने के स्ट्रॉबेरी के लगी हुई है, खाने के अंदर लगी रहती है। जैसे ये खाना पड़ा था यहाँ लग गई है ना, ये इस तरीके की, ये होता है फंगस। तो ऐसे ही आप खाने को जब रोटी को रखते हैं तो वो एक्टिविटी चैप्टर 1 में आपने देखी होगी, वैसा ही करना है। फंगी ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। हवा के अंदर जो एयर होती है उसके मदद से, उसके अंदर जो एयर में स्पोर्स होते हैं फंगस के, उनसे ये फंगस रोटी के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। और फिर आपने इसको एक्टिविटी को दोबारा से करना है और देखना है स्पोर्स को। कॉटन लाइक मैश होते हैं ये ब्रेड के ऊपर, और जब ये स्पोर्स खाने के ऊपर से छूटते हैं तो वो हवा में टंगे रह जाते हैं, हवा के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि ये हल्के होते हैं इसलिए ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस को भी कवर कर लेते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पर पहुंच जाते हैं हवा के द्वारा। तो यहाँ आपने देखा फंगस के बारे में कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हाउ डू दे रीच टू ए लॉन्ग डिस्टेंसेस, या भी जहाँ पर भी हम कुछ खाना पड़ा रहता है वहीं पे ये फंगस लग जाते हैं इन्हें जैसे ही टाइम मिलता है। हाउ डू फंगी रीच एवरीवेयर? व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द फूड वेयर दे वर। ठीक है, आगे। द स्पोर्स आर asexual reproductive bodies.
Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. जो ये स्पोर्स होते हैं, जो ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये स्पोर्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है फंगी के अंदर। ये स्पोर्स इनकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि इसको हाई टेम्परेचर और जब ह्यूमिडिटी कम होती है उस टाइम पर अनफेवरेबल कंडीशन से बचा करके रखती है, प्रोटेक्शन करती है। इसी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं, उस वक्त भी जब कंडीशंस इनके फेवर में नहीं होती। और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो स्पोर जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होते हैं और फिर वो अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। प्लांट्स जैसे कि मोस, फर्न्स, ये भी स्पोर्स के माध्यम से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि स्पोर्स क्या है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, हाउ डू दे विथस्टैंड विद द अनफेवरेबल कंडीशंस। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड, गिव सम एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चंस बन गए 3। अब आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम आता है तो उस वक्त स्पोर फॉर्मेशन होने के लिए सबसे सही सा टाइम होता है, और फिर बीमारी फैलती है खुजली टाइप में, है ना, चिकनगुनिया और भी जो कई तरह की बीमारियां उस वक्त फैलती है, क्योंकि फंगस और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस वक्त ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनके लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है जर्मिनेट करने के लिए, आगे इंक्रीज करने के लिए, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड उन्हें अवेलेबल होता है, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर फिर स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो समझते रहिए ध्यान से, अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।